अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं कमर ज़मान आज के नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 पे प्रोग्रामिंग टेक्निक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसको एडिट किया जा सकता है, कंपाइल और लिंक और एग्जीक्यूट करेंगे। और थर्ड पे हम डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये सबसे पहले देखना चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कितने किस्म की हैं, यानी हम कितनी टेक्निक्स को यूज़ करके तो प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, और एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें हम अपने प्रोग्राम की मुकम्मल जो लॉजिक है, मुकम्मल जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 50 है या 100 लाइन का कोड है, उसको हम एक ही पीस ऑफ कोड में रख के कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसी टेक्निक कि जिसमें प्रोग्राम को हम एंटायर लॉजिक को ऑल एट वंस एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करें, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है। लेकिन ये टेक्निक हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पे इसमें एरर डिटेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इसको अगर मॉडिफाई करना पड़े, इसमें कोई चेंजेस लाना पड़े, इसमें एरर तलाश करना पड़े, तो ये एक मुश्किल जो है प्रोसेस है। इसकी एग्जांपल ये एक डायग्राम है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि मेन फंक्शन और नीचे ये बॉक्स का मतलब इसके अंदर लाइंस जो हैं ये मुकम्मल की मुकम्मल लॉजिक एक ही जगह पे हमने इम्प्लीमेंट की है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड टेक्निक है जिसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक वेल डिफाइंड और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक बेहतरीन तरीकाकार है प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम क्यों ना हो, हम उसको स्मॉल पीस ऑफ कोड में डिवाइड कर लेते हैं। अब उसको स्मॉल पीस ऑफ कोड में डिवाइड करने का जो एडवांटेज हमें मिलता है वो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें हमारे लिए एरर तलाश करना सबसे आसान है, इसमें हमारे लिए कोडिंग करना आसान है, इसमें हम हर पीस ऑफ कोड को इजीली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, जैसे भी ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, और नीचे 2 फंक्शन F1 और F2 के नाम से। तो जिस भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कंट्रोल मूव करके उस फंक्शन के पास जाएगा और उसके बाद वो अनदर पीस ऑफ कोड जो सेकंड फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी इसमें मेन फंक्शन के अंदर रहते हुए हम लोग जिस पीस ऑफ कोड को जब चाहें, जिस वक्त चाहें वो एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। सो ऐसी टेक्निक्स जो है ये आउटस्टैंडिंग हैं और ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिनको हम ईजिली इस्तेमाल करके प्रोग्राम की जो है एग्जीक्यूशन वो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अनदर टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने में हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप हैं उसमें सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास होता है प्रोग्राम को क्रिएट करना या एडिट करना। अब ये क्रिएशन और एडिटिंग में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो चीज़ आपने इससे पहले नहीं लिखी, जो प्रोग्राम अभी तक आपने लिखा नहीं, तो उसको हम डेफिनेटली क्रिएट करेंगे बिकॉज हम उसको फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। लेकिन जो प्रोग्राम ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है तो उसको हम एडिट करेंगे। एडिट का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, तब्दीलियाँ करना उसमें। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि फर्स्ट step is to create or edit program. Edit include writing, modifying and deletion the program statements। यानी जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम प्रोग्राम को लिखते भी हैं, हम उसको एडिट भी करते हैं और हम उसको डिलीट भी करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो प्रोग्राम को लिखना है ये हम ज़रूरी नहीं कि किसी कंपाइलर के अंदर ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं, आप इसको सिंपली किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो। लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे तो आपने इसकी एक्सटेंशन जो रखनी है वो .cpp या .c के नाम से रखनी है। .c का मतलब है कि आप उसको C प्रोग्राम के अंदर सेव कर रहे हो, और .cpp का मतलब होगा कि आप उसको C++ की एक्सटेंशन के साथ सेव करें। तो पहला प्रोसेस ये है, इसमें हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके लिख सकते हैं, और मोस्टली जो कंपाइलर्स होते हैं उनके अंदर उसका अपना टेक्स्ट एडिटर होता है। जब प्रोग्राम क्रिएट होता है तो उसके बाद अगला प्रोसेस है उसको सेव करना। अब सेव क्यों करना पड़ता है हमें? अब देखें, हमने प्रोग्राम जो लिखना है डेफिनेटली उसको हमने एक ही दफ़ा तो नहीं चलाना, तो हमें उसको मल्टीपल टाइम भी रन करना पड़ सकता है। मे बी हम उस पर लेटर ऑन भी काम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। सो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग प्रोग्राम ऑन डिस्क इज कॉल्ड सेविंग प्रोग्राम, के एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को अनदर डिस्क में, यानी कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, उसमें सेव करना चाहे तो उसको हम कहते हैं
प्रोग्राम को सेव करना। तो जब भी हम प्रोग्राम सेव करेंगे, अभी मैंने आपको बोला कि उसको हम किसी न किसी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, वो .c भी है और वो .c++ भी हो सकती है। तो अगर आप टर्बो सी के अंदर प्रोग्राम को डायरेक्ट लिख रहे हैं तो सेव कर रहे हैं, तो आप उसके लिए F2 की शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम सेव करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करना। अब इस लॉजिक के अंदर मैंने एक डायग्राम भी डिज़ाइन किया है जो हमें ये मुकम्मल प्रोसेस एक इजीली अंडरस्टैंड भी करवाएगा। कंपाइलिंग की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलिंग। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि सोर्स प्रोग्राम क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसको कहते हैं, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी है उसको हम सोर्स प्रोग्राम, और जो इंस्ट्रक्शन सोर्स प्रोग्राम को हम जब ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। तो कहते हैं जब भी हम किसी भी सोर्स प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर लेते हैं तो एक अनदर फाइल जनरेट होती है जिसको हम .obj की एक्सटेंशन की फाइल कहते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम आपने फर्ज कर एक फाइल प्रोग्राम लिखा वेलकम का, तो उसकी आपने फाइल को जब सेव किया तो आपने उसका नाम रखा welcome.cpp, यानी वो आपकी सोर्स फाइल है जो .cpp की एक्सटेंशन के साथ सेव हुई। तो उसके बाद जब आपका वो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा तो कंपाइल होने के बाद वो प्रोग्राम आपका एक अनदर फाइल एक्सटेंशन के साथ जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे welcome.obj, यानी आपने इस प्रोग्राम को obj ऑब्जेक्ट फाइल के साथ सेव कर लिया। फिर उसके बाद कहता है प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं भी सिंटैक्स एरर होगा तो प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा और एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब अगर इस डायग्राम को हम रिव्यू करें तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले यूज़र प्रोग्राम लिखेगा और उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल, फिर उसके बाद कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा। अगर एरर्स होंगे तो वो दोबारा से आप एरर को करेक्ट करेंगे, दोबारा से सोर्स प्रोग्राम रिवाइज होगा यानी कंपाइल होगा, और अगर सक्सेसफुल हो जाता है आपका प्रोसेस तो कंपाइलेशन वाला, तो एक लिंकर के पास चली जाएगी वो फाइल और वो ऑब्जेक्ट फाइल जो कि बनेगी अनदर फाइल जब कंपाइल होगा प्रोग्राम। तो लिंकर आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ उसको कंबाइन करेगा, उसको मर्ज करेगा, उसको अटैच करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड टू लिंक ऑब्जेक्ट फाइल विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स। बेसिकली ये अगले लेक्चर के अंदर भी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी फाइल्स बेसिकली हमारे पास एडिशनल फाइल्स होती हैं जैसे हेडर फाइल जिसको हम कहते हैं। तो उन फाइलों के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें बताती है कि हमारे ये प्रोग्राम्स किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा। तो बेसिकली लिंकर का काम है ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ अटैच करना, और एक थर्ड फाइल जनरेट होगी जिसका नाम होगा welcome.exe। exe की एक्सटेंशन का मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी जनरेट हुई। तो फाइनली फिर लोडर के पास फाइल जाएगी और लोडर उसको उठा के मेमोरी में लोड करेगा, उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब कंपाइलेशन के बाद है अगला प्रोसेस हमारे पास लिंकिंग अ प्रोग्राम। लिंकिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि लिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट फाइल को एडिशनल लाइब्रेरी फाइलों के साथ मर्ज करेंगे, उनको अटैच करेंगे, और अगर लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली तो एक तीसरी फाइल बनेगी जिसको हम .exe की एक्सटेंशन की फाइल कहते हैं और वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। फिर उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स में कह रहा है प्रोग्राम दैट कंबाइन दीज फाइल आर कॉल्ड लिंकर के, और लिंकर कंपाइलर का बेसिकली हिस्सा ही होता है, यानी ये हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये जिस कंपाइलर को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके अंदर ये बिल्ट इन फीचर होगा। फिर अगर आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये भी आपको एक एरर मैसेज दे सकता है लिंक करके, जी ये लाइब्रेरी फाइल फाइंड आउट नहीं हुई तो लिहाजा ये एरर आपका आएगा और एग्जी फाइल आपकी नहीं बन सकेगी। उसके बाद सेकंड लास्ट प्रोसेस हमारे पास प्रोग्राम को लोड करना। सो लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोडर आपकी एग्जी फाइल उठा के मेमोरी में लेके जाएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस वन इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंपाइलर एंड द लास्ट वन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोसेस ऑफ रनिंग एग्जी फाइल इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो जब प्रोग्राम आपका सेव भी होगा, क्रिएट भी होगा, कंपाइल भी होगा, लिंक भी होगा, लोड भी होगा, तो फाइनल स्टेप हमारे पास होता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। तो प्रोग्राम की ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इट्स टाइप्स, कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की अगर हम बात करें तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स
इंस्ट्रक्शंस का नाम है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उसको डायरेक्ट करते हैं, हम उसको देते हैं कंपाइलर को कि और इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का बेसिक पर्पस यही है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड कर रहे होते हैं, कुछ हम अपनी बिल्ट इन हेडर फाइलों को प्रोग्राम में शामिल करवाना चाह रहे होते हैं। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर सॉफ्टवेयर एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड टू कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन। ये भी C++ का हिस्सा है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होगा और इसमें दो चूँकि मैंने टाइप्स बताई हैं, एक को हम कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव और एक को हम कहते हैं डिफाइन डायरेक्टिव। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट टाइप की जिसका नाम है इंक्लूड डायरेक्टिव। अब देखिए अगर हम इनके मीनिंग पे गौर करें इंक्लूड और डिफाइन, तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करवाना, तो शामिल वही चीज़ होती है जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हो, और डिफाइन का मतलब है बयान करना, यानी वो चीज़ जो पहले नहीं हमने प्रोग्राम के अंदर बयान की और हम अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से उसमें बयान करना चाह रहे हैं, तो हम डिफाइन को यूज़ करेंगे। तो इंक्लूड डायरेक्टिव का सिंटेक्स है हैश इंक्लूड और इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर स्टैंडर्ड हेडर फाइल, यानी नीचे दो एग्जांपल भी हैं, हैश इंक्लूड std.h और conio.h। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। अब हर वो फाइल जिसकी .h होगा वो एक्सटेंशन इसकी हेडर फाइल की होती है, ये हमें प्रेजेंट करता है कि ये हमारी हेडर फाइल है। तो conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो बेसिकली हम जितने भी सी के अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें हम ये दो हेडर फाइल्स को मस्ट ऐड करवा रहे होते हैं। conio.h को अगर आप नहीं भी ऐड करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन stdio.h का ऐड करना लाजमी है। उसका रीज़न ये है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट का फंक्शन तो मस्ट होना है और वो फंक्शन हमारे इंफॉर्मेशन गेट करेंगे इस हेडर फाइल से। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अबव स्टेटमेंट्स है हमारी, ये प्रोग्राम के अंदर हम अपने सोर्स प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड करवाएंगे और जितने भी हमारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं जैसे printf और scanf है, वो बेसिकली इन्हीं हेडर फाइल से इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे कि किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि जो हमारे printf और scanf के फंक्शन है, printf का फंक्शन होता है जो आपका डिस्प्ले करने के लिए, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और scanf का फंक्शन जो है ये बेसिकली इनपुट के लिए होता है जो कि यूज़र से मालूमात लेता है, यूज़र से इंफॉर्मेशन लेता है, यूज़र से वैल्यू लेता है और प्रोग्राम को देता है। अब यहाँ पे ये दोनों फंक्शन प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे ये काम कैसे करेंगे, ये एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये इनपुट कैसे करेगा, ये आउटपुट कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, क्योंकि इन दोनों बिल्ट इन फंक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है हेडर फाइल stdio.h के अंदर। इसलिए चूँकि हम ये फंक्शन सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके मीनिंग्स डिफाइन नहीं कर रहे कि इन्होंने काम कैसे करना है, लिहाजा इन फंक्शंस ने काम कैसे करना है उसके लिए हमें इसके रिगार्डिंग जो इसके जैसी हेडर फाइल है जहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हमने प्रोग्राम के अंदर ऐड करवानी है। यानी कि अगर हम जिस किस्म का फंक्शन प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उस किस्म की हेडर फाइल का प्रोग्राम में करना ज़रूरी है। अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोई फंक्शन यूज़ कर लेते तो एरर जनरेट होगा, एरर आएगा, क्योंकि हाँ उस फंक्शन को मालूमात लेने के लिए कोई हेडर फाइल मिलेगी नहीं अपने जैसी। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, कोई फंक्शन हम उसके रिगार्डिंग यूज़ नहीं करते, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहता है मीनिंग्स आर डिफाइंड इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा तो वहाँ पे आप maths.h की एग्जांपल ले लें। अगर आप कोई स्पेशल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर तो फिर हमें math.h की हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद डिफाइन डायरेक्टिव। अब डिफाइन डायरेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ये अनदर टाइप है। तो डिफाइन डायरेक्टिव को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम की। तो ये भी हैश से स्टार्ट होगा, इसको हम कोई सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे और इसको हम प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करना चाहे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते और इसको नॉर्मली हमने अपर केसेस में ही लिखना होता है। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास है हैश डिफाइन और उसके आगे वैल्यू लिखेंगे, यानी एग्जांपल में लिखा है हैश डिफाइन पाई और आगे। अब पाई देखें ये हमारे आइडेंटिफायर का नाम है, डिफाइन एक हमारा जो है कीवर्ड है, हैश से ये स्टार्ट हो रहा है, हैश डिफाइन ये डायरेक्टिव हमारा और 3.14159 ये इसकी वैल्यू है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था।
तो कमिंग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो नई चीज़ें सीखेंगे उसमें हम प्रोग्रामिंग एक सैम्पल प्रोग्राम को रन करना सीखेंगे और फर्दर प्रोग्राम के अंदर जितने भी इस्तेमाल होने वाले पोर्शंस हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।